चलिए तो हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। जैसा कि इसके पहले वाला क्लास में हम लोगों ने सेट 6 को कंप्लीट कर लिया था, यानी सेट 6 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम लोग सेट 7 को लगाने वाले हैं, यानी आज की क्लास में हम लोग सेट 7 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 6 सेट को लगा लिया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि सेट 7 में क्वेश्चन क्या क्या है। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोला है यदि किसी त्रिभुज का एक भुजा बढ़ाई जाए तो बाह्य कोण अमुख या अंतःकोण का योग किसके बराबर होगा। यानी इस क्वेश्चन में क्या बोला है, मेरे पास एक त्रिभुज है यानी कि एक ट्रायंगल है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक क्या है, यहाँ आपका हो गया एक ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल का नाम दे दीजिए। ट्रायंगल क्या है आपके पास, ए बी और सी। यानी आपके पास क्वेश्चन में ये बोला कि आपके पास एक त्रिभुज है, ठीक है, और बोला है कि इस त्रिभुज का अगर किसी एक साइड को अगर बढ़ा दीजिएगा तो मान लीजिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, बीसी साइड को क्या करते हैं, बाहर की ओर एक्सटेंड कर देते हैं। यानी यहाँ से बीसी को क्या किए, ऐसे एक्सटेंड कर दिए। तो मान लीजिए कि ये वाला पॉइंट मेरा क्या है, ई है, ओके। यानी ये वाला पॉइंट मेरा क्या बनेगा, ई बनेगा। उसके बाद आगे क्या बोला क्वेश्चन में, यदि किसी त्रिभुज का एक भुजा बढ़ाई जाए तो बाह्य कोण यानी बाहर वाला जो ये एंगल होगा, एंगल एसीडी, ये अमुख यानी अंतःकोण का बराबर होगा। यानी अंतःकोण से कम होगा या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर अंतःकोण से बड़ा होगा या फिर इसके योग के बराबर होगा। तो हमेशा याद रखिएगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या कहता है, यानी कि त्रिभुज का बाह्य कोण क्या कहता है, कि बाह्य कोण जो होता है उसके इंटीरियर के यानी उसके अंदर वाले कोण को छोड़कर उसके अपोजिट के सम के बराबर होगा। ये मेरा क्या कहलाता है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। जैसे मान लीजिए ये वाला मेरा एंगल 1 है और ये वाला मेरा एंगल 2 है। यानी यहाँ पर आप एंगल ए सी ई बराबर क्या बोलेगा, यानी बाह्य कोण जो होता है वो इंटीरियर के अपोजिट के सम के क्या होता है, बराबर होता है। यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 के सम के बराबर होगा। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, यानी बाह्य कोण जो होता है यानी बाहर वाला जो एंगल होता है वो क्या होता है, अंदर वाले एंगल के सम के बराबर यानी कि योग के बराबर। यानी इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप यह फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन है कि एक वृत्त का व्यास यानी एक वृत्त का व्यास क्या होगा जिसका क्षेत्रफल यानी हमको दे दिया 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त। यानी हमको इस क्वेश्चन में क्या दिया है, हमको दो सर्कल दे दिया। ये वाला मान लीजिए एक सर्कल हो गया और यहाँ पर मान लीजिए एक और सर्कल हो गया, ठीक है। हमको क्या दिया, दो सर्कल, तो इसका सेंटर ये हो गया और इसका सेंटर ये हो गया, ठीक है। इसका रेडियस क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में इसका रेडियस दिया हुआ, यानी इसका रेडियस मान लीजिए कितना है, 7 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस कितना है, 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। यानी पहला वाला वृत्त का रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर और सेकेंड वाला वृत्त का संख्या कितना है आपका, 24 सेंटीमीटर। हमको क्या दिया है, दो वृत्त दिया है। हमसे क्या पूछा है कि दो वृत्तों का क्षेत्रफल का योग किसके बराबर होगा। यानी अगर हम दोनों वृत्त का अगर क्षेत्रफल का अगर सम निकालें यानी उसका अगर योग निकालें तो वो किसके बराबर होगा, हमको ये बताना है। अच्छा आप लोग बताइए कि वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग को पता होगा। यहाँ पर आप लोग लिखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है यानी एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, वो आपका होता है पाई आर स्क्वायर। यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में ये बात आपको ऑलरेडी गिवन है, क्वेश्चन में क्या बोला है, यानी कि यहाँ पर अगर लिखना चाहे क्वेश्चन के अनुसार तो पाई आर स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये होगा पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। अब देखिए ये वाला चीज़ हम लोग कैसे लिखें,
यानी अगर इस चीज़ की बात करें तो ये वाला चीज़ हम लोगों ने कैसे लिखा? हाँ, तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि एक वृत्त का व्यास जिसका क्षेत्रफल यानी 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त, यानी हमको इस दोनों वृत्त का क्या बताना है? क्षेत्रफल का योग। तो क्षेत्रफल का योग क्या होगा? पाई, यानी पहले वाला रेडियस का स्क्वायर प्लस दूसरा वाला रेडियस का स्क्वायर। यानी यहाँ से क्या होगा आपका? पाई से पाई मेरा क्या होगा? कैंसिल होगा। यानी यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? आर स्क्वायर बराबर R1 की जगह पर कितना है आपका? R1 है 7, यानी 7 का स्क्वायर प्लस में R2 की जगह पर है 24, यानी 24 का स्क्वायर। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या होगा? R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, इसका क्या? हाँ, यहाँ पर एक ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर आपका होल स्क्वायर नहीं होगा। ओके, हाँ, यानी क्या होता है? पाई R1 का स्क्वायर बटा में क्या? पाई R2 का स्क्वायर, यानी 24 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको आर स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा? 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 24 का स्क्वायर होता है आपका 576, यानी इन दोनों को अगर ऐड करेगा तो आपको मिलेगा 625। यानी यहाँ आर स्क्वायर बराबर अगर 625 है तो आर का वैल्यू क्या मिलेगा? रूट अंडर 625, यानी रूट 625 का रूट क्या आता है? यानी 625 का रूट होता है 25, यानी आर का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। यानी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? आप सब बहुत बच्चे यहाँ पर यहाँ क्या क्या बोलेगा? यहाँ आपका इसका आंसर क्या होगा? 25। लेकिन क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में क्या बोला? हमको वृत्त का व्यास बताना है। तो यहाँ से तो आपका वृत्त का रेडियस निकला, हमको क्या बताना है? वृत्त का व्यास। तो यहाँ से क्या लिखेगा? यहाँ से लिखिएगा वृत्त का व्यास क्या होता है? यानी वृत्त का व्यास जो होता है वो 2 गुना क्या होता है? रेडियस होता है। यानी 2 गुना रेडियस कितना दिया हुआ है? 25, यानी 25, यानी कितना आ गया व्यास? 50 सेंटीमीटर। तो ये वाला जो मिस्टेक है वो आप लोग नहीं करिएगा। क्वेश्चन को सबसे पहले 1 बार 2 बार 3 बार अच्छा से पढ़िए, यानी क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, उसके बाद ही आप क्या करिए? क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ऐसे नहीं कि बस क्वेश्चन देखे और फटाफट लगे सॉल्व करने, ऐसे नहीं करना। क्वेश्चन को सबसे पहले बढ़िया तरीके से पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या हमको दिया है और क्या हमको निकालना है। अगर ये समझ गया तो क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपसे बनेगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हाँ, नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? प्रत्येक धनात्मक संपूरक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बात सत्य है? जबकि क्यू मेरा क्या है? एक पूर्णांक है। यानी चारों ऑप्शन में से मेरा कौन सा बात सत्य दिया गया है? और क्वेश्चन में एक और चीज दिया गया है, मेरा क्यू जो होगा, क्यू जो है वो क्या है? एक पूर्णांक है। यानी सबसे पहले पूर्णांक मतलब क्या होता है? मतलब हो गया इंटीजर, यानी जितना भी नेगेटिव नंबर हो गया, पॉजिटिव नंबर हो गया, जीरो, ये सब किस में आता है? आपका पूर्णांक में। अब देखिए अगर ऑप्शन की ओर बढ़ा जाए तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट में क्या है? यह 3Q रूप का होता है। यानी यह ऑप्शन फर्स्ट में बोला कि ये जो है वो 3Q का रूप में होगा। अगर ये 3Q का रूप में होगा तो यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर Q की जगह पर अगर 1 पुट कर दिए, यानी यहाँ पर अगर Q बराबर अगर 1 निकाले तो क्या होगा? 3 होगा। उसी तरह से अगर 3 इंटू क्यू की जगह पर 2 पुट किए तो क्या हो गया? 6 मिल गया। अगर 3 पुट किए तो ये मेरा क्या बन गया? 9 बन गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 3Q का ये रूप नहीं हो सकता है। फिर अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, हाँ, अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन की अगर बात करें तो अगला ऑप्शन में क्या बोला है? यानी यहाँ पर बोला कि आपका धनात्मक संपूरक होना चाहिए, यानी ये मेरा संपूरक नहीं है। ऑप्शन नंबर अगर बी की बात करें तो ये बोला है 2Q + 1, यानी यहाँ पर अगर 2Q + 1 बोले, अगर Q की जगह पर अगर 1 पुट करें तो क्या मिलेगा? 2 × 1 + 1, यानी कितना? 3 मिलेगा। उसके बाद Q की जगह पर अगर 2 पुट करें तो क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। तो ये भी मेरा क्या है? संपूरक नहीं है। ऑप्शन अगर ठीक की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। और ऑप्शन अगर नंबर अगर डी देखें तो ये है आपका 2Q रूप में होता है।
यानी 2q, यानी यहाँ पर अगर q की जगह पर 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। उसी तरह से q की जगह पर अगर 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। अगर q की जगह पर अगर 3 पुट करें तो क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस केस में, यानी ऑप्शन नंबर डी वाले केस में आपको क्या दिख रहा होगा कि यहाँ से आपको संपूरक मान आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है? फोर्थ नंबर क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए और कोशिश ये करिए ना कि आप लोग साथ साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, एक कॉपी कलम लेके बैठिए और साथ साथ इस क्वेश्चन को अपने से भी बनाइए। चलिए, क्वेश्चन में क्या बोला है? यदि बिंदु ए 6,1, बी 8,2 और सी 9,4 और डी P,3 समानांतर चतुर्भुज का शीर्ष हो तो उसके क्रम में तो P का मान क्या होगा? यानी इस क्वेश्चन को अगर आप डायग्राम बना के सॉल्व करिएगा तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। यानी हमको क्या करना है? समचतुर्भुज लेना है। यानी समचतुर्भुज क्या होता है? रोम्बस होता है। तो ये मेरा हो गया समचतुर्भुज, इसका नेमिंग कर दिया, यानी ए बी, ये मेरा सी हो गया और ये मेरा डी हो गया। ओके, अब देखिए ए का कोऑर्डिनेट कितना है? 6,1। बी का कोऑर्डिनेट कितना है? 8,2। सी का कोऑर्डिनेट कितना है? 9,4 और डी का कोऑर्डिनेट क्या है? P,3। अब यहाँ से बताइए, अगर मेरा ये चतुर्भुज जो है वो समानांतर चतुर्भुज होगा तो समानांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टी क्या कहता है? यानी रोम्बस क्या कहता है कि इसका अपोजिट साइड, यानी रोम्बस का चारों साइड क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, यानी रोम्बस का जो अपोजिट साइड है वो मेरा क्या होता है? बराबर होता है। और इसका डायगोनल जो है वो कितना पर बाइसेक्ट करता है? 90 डिग्री पर। यानी यहाँ पर हमको डायगोनल से कोई भी मतलब नहीं है, मेन फोकस क्या है? इसका अपोजिट साइड बराबर होगा। तो देखिए P वाला टर्म किस में है? ये हमको दिख रहा है ऊपर वाले साइड में है। तो यहाँ से क्या करते हैं, आप किसी भी दो साइड को लेकर यहाँ से आप P का मान आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम साइड AB और CD लें, यानी अगर हम AB का स्क्वायर करें तो ये बराबर होगा किसके? CD के स्क्वायर के। अगर मेरा AB बराबर CD है तो AB का स्क्वायर CD के स्क्वायर के बराबर होगा। ये सिंपल सा बात है। अब देखिए AB का स्क्वायर कैसे निकालिएगा? तो इन दोनों के बीच आप क्या लगाइएगा? डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यानी यहाँ स्क्वायरिंग कर दिए तो मेरा रूट कैंसिल हो गया। यानी यहाँ पर लिखिएगा 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बराबर होगा किसके? CD के। तो यहाँ पर भी क्या लगेगा आपका? डिस्टेंस फार्मूला, यानी 9 माइनस P का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 का स्क्वायर। बस इसको आपको सॉल्व करना है, यहाँ से आपको P का वैल्यू मिलेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 8 माइनस 6 यानी 2, यानी 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा प्लस, यहाँ देखिए 2 माइनस 1 यानी 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है, यानी यहाँ होगा 1 बराबर। यहाँ ये 9 माइनस P का स्क्वायर, यानी यहाँ पर आपको क्या लगेगा? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है? A प्लस B, सॉरी A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। यानी यहाँ होगा A स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर 81 प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB यानी 2 इंटू 9 इंटू P। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ देखिए 4 माइनस 3 यानी 1 का स्क्वायर कितना आता है? 1 होता है। बस अब यहाँ से क्या करिए, यहाँ होगा 5 बराबर P स्क्वायर माइनस के 18P और प्लस के 82। बस इस 5 को उधर भेजिए, यानी यहाँ क्या मिलेगा? P स्क्वायर माइनस के 18P और यहाँ में 82 में से अगर 5 जाएगा तो कितना मिलेगा आपको? 77। बस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लोग सॉल्व कर लीजिए। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करिएगा, P स्क्वायर माइनस 18P और प्लस का क्या? 77।
अब देखिए यहाँ पर इसका अगर इसको अगर सॉल्व करना चाहे तो इसको जनरल मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे धाराचार मेथड। यानी धाराचार मेथड क्या होता है? धाराचार मेथड होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यानी यहाँ पर अगर एक्स निकालना है तो क्या होगा? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। बस इस फॉर्मूला को ये निकाल लेना है। यानी यहाँ से आपको क्या मिलेगा? एक्स का 2 वैल्यू मिलेगा। यानी यहाँ से अगर इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपको एक्स का 2 वैल्यू मिलेगा। हाँ, तो यहाँ से अगर इसको आप सॉल्व करिएगा तो एक्स का 2 वैल्यू मिलेगा। एक मिलेगा आपका एक्स बराबर 7 और एक मिलेगा आपको एक्स बराबर 11। ठीक है, यानी थोड़ा बहुत आप यहाँ से आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, बस सिंपल सा कुछ नहीं करना है, बस इस फॉर्मूला को लगा देना है। यहाँ देखिए बी क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ पी इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 18 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू कोफिशिएंट ऑफ, यानी इस फॉर्मूला को आप लोग इसमें पुट करिएगा तो यहाँ से आपको एक्स का 2 वैल्यू मिलेगा। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? 7 या 11, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? यानी 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक बेलन की ऊंचाई जिसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और कुल सतह क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी हमको क्या दिया? एक बेलन है, उसका त्रिज्या क्या है? सबसे पहले जो जो चीज़ गिवन है उसको लिख डालिए। त्रिज्या क्या है मेरे पास? 7 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? कुल सतह क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया। कुल सतह क्षेत्रफल कितना है आपका? 968 सेंटीमीटर अब स्क्वायर। अब यहाँ से आप लोग सबसे पहले बताइए, हाँ यहाँ से आप लोग क्या बताइएगा? सबसे पहले बताइए कि बेलन का जो है वो कुल सतह क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला आपको पता होगा। बेलन का अगर आयतन का फॉर्मूला, यानी बेलन का अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला क्या था? पाई आर स्क्वायर एच। उसी तरह से इसका कुल क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, कुल सतह क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर इंटू में आर प्लस एच। ये मेरा क्या होता है? बेलन का कुल सतह क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। बस इस फॉर्मूला को पुट करना है। कुल सतह क्षेत्रफल कितना है? 968, यानी यहाँ क्या लिखिएगा? 968 बराबर 2 पाई आर, यानी 2 गुना पाई की जगह पर कितना? 22/7 और रेडियस आपको दिया है 7। और यहाँ देखिए आर प्लस एस, यानी आर का वैल्यू पता है 7 और एच हमको निकालना है। बस इसको सॉल्व करिए, यानी यहाँ 7 से 7 क्या होगा? कैंसिल होगा। यानी यहाँ से क्या मिला? 968 बराबर 44 इंटू 7 प्लस एच। यानी अगर इस 44 को अगर इससे काटिएगा, हाँ यानी 44 इसको अगर काटिएगा तो इसको मिलेगा 44 से 968 कटता है 22 टाइम में। यानी यहाँ पर क्या मिला? 7 प्लस एच बराबर 22, यानी एच का वैल्यू क्या मिला? 22 माइनस 7, यानी कितना होता है? 15 सेंटीमीटर। यानी बेलन का जो ऊंचाई होगा वो कितना होगा? 15 सेंटीमीटर। यानी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 6 नंबर बोला है यदि माध्य इष्टु माध्यिका 9:8 हो तब माध्यिका इष्टु बहुलक क्या होगा? यानी हमको क्वेश्चन में क्या दिया है? माध्य बटा में माध्यिका कितना दिया हुआ है आपका? 9/8, यानी माध्य कितना है? माध्य है आपका 9 और माध्यिका कितना है? 8 है। अब देखिए हमको क्या निकालना है? माध्यिका इष्टु बहुलक, यानी माध्यिका तो हमको पता है कितना होगा? 8 होगा। हमको निकालना सिर्फ क्या है इस क्वेश्चन में? आपको निकालना है सिर्फ ये वाला बहुलक। अब देखिए यहाँ से बहुलक कैसे निकालिएगा? तो यहाँ से आप लोग को एक रिलेशन याद होगा। रिलेशन क्या था? रिलेशन ये वाला आप लोग याद कर लीजिए। बहुलक बराबर क्या होता है?
यानी कि बहुलक यानी मोड बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। ये मेरा क्या होता है? मीन मीडियन मोड में रिलेशन होता है। यानी इस रिलेशन को आप लोग याद कर लीजिए। यानी बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका इंटू 2 गुना माध्य। ठीक है, अब यहाँ से इसी रिलेशन की मदद से हम लोग बहुलक निकालेंगे। तो यहाँ पर बहुलक बराबर क्या बोलिएगा? यहाँ पर आप लोग बहुलक बराबर बोलिएगा 3 गुना माध्यिका, यानी 3 गुना माध्यिका की जगह पर 8 है, माइनस 2 गुना माध्य, यानी 2 गुना माध्य कितना है? 9 है। यानी ये क्या हुआ? 24 माइनस 18, यानी कितना निकल के आ गया? बहुलक 6। यानी यहाँ से आपको बहुलक का वैल्यू कितना निकल के आ गया? 6 निकल के आ गया। ओके, अब यहाँ से हमको किसका किसका रेशियो निकालना है? माध्यिका इस टू बहुलक। यानी यहाँ लिखिएगा माध्यिका इस टू बहुलक क्या होगा? यानी माध्यिका इस टू बहुलक क्या होगा? माध्यिका कितना है आपका? 8 है, और बहुलक क्या निकाले? 6। यानी इसको अगर और सिंपलेस्ट करिएगा 8/6, यानी कि क्या? 4:3। यानी इसको लिख सकते हैं 4:3। यानी माध्यिका इस टू बहुलक क्या मिल गया आपका? 4:3। यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? हाँ, 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। दो क्षेत्र का आयतन का अनुपात 8:27 है। यानी हमको दो आयतन का अनुपात दे दिया। यानी इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया? दो आयतन का अनुपात दे दिया। ठीक है, यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दे दिया। यानी इस क्वेश्चन में क्या दिया? हमको दो आयतन का अनुपात कितना? 8:27। तो यदि आर और आर क्रमांश गोले का त्रिज्या है तो आर माइनस आर इस टू आर क्या होगा? यानी इस क्वेश्चन में बोला कि जैसे मानिए मेरे पास दो सर्कल है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसका रेडियस कितना है? 8 है, नहीं सॉरी स्मॉल आर है, और इसका रेडियस क्या है आपका? कैपिटल आर है। ठीक है, हमको क्या बोला है? हमको आर माइनस आर इस टू आर का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? आर इस टू स्मॉल आर इस टू कैपिटल आर का रेशियो निकालते हैं। यानी यहाँ से देखिएगा, चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या बोलिएगा? गोले का आयतन का अनुपात क्या होगा? तो गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। यानी यहाँ पर होगा 4/3 पाई आर, यानी स्मॉल आर का क्यूब, बटा में नीचे में क्या आएगा? 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। ठीक है, यानी यहाँ से 4/3 पाई से 4/3 आपका कैंसिल होगा। यानी ऊपर में बचेगा स्मॉल आर क्यूब और नीचे में कैपिटल आर क्यूब। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग स्मॉल आर बटा कैपिटल आर का क्या? होल क्यूब। ओके, अब यहाँ से देखिए स्मॉल आर कितना है आपका? 8 है, कैपिटल आर कितना है? 27 है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? 2/3, यानी स्मॉल आर बाई कैपिटल आर क्या होगा? 8 का क्यूब कितना? 2 का क्यूब कितना होता है? 8, और 3 का क्यूब कितना होता है? 27, यानी 2:3। यानी कि यहाँ से आपको क्या मिल गया? स्मॉल आर इस टू कैपिटल आर क्या मिल गया? 2:3। यानी यहाँ से आपको स्मॉल आर और कैपिटल आर का वैल्यू पता चल गया। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है? रेशियो आर माइनस आर इस टू आर। अब देखिए कैपिटल आर कितना है? 3, यानी 3 माइनस क्या? 2, और नीचे में क्या आएगा? कैपिटल आर यानी कि 2, यानी कितना? 1/2, यानी कितना? 1:2। यानी आर माइनस आर इस टू आर का रेशियो क्या मिल गया? 1:2। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल क्या है? सेक का पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा?
यानी इस क्वेश्चन में हमको इसका वैल्यू बताना है, यानी हमको क्या बताना है, सेक का पावर, हाँ देखिएगा, यानी हमको क्या बताना है, सेक का पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। यानी हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो चलिए इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से क्या करते हैं, ऊपर में अगर सेक स्क्वायर थीटा को अगर कॉमन ले लें, तो सेक स्क्वायर थीटा को अगर कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर बचेगा सेक स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ से एक आइडेंटिटी आप लोग याद रखिएगा, आइडेंटिटी क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। यानी इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल इस क्वेश्चन में होगा। यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 + टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ऑप्शन में हमको दिख रहा है कि जो भी ऑप्शन दिया है वो 10 में है। तो क्वेश्चन को आप लोग ऑप्शन के अनुसार भी बना सकते हैं। ऑप्शन में हमको दिख रहा है कि सब 10 में है, तो सेक को क्या किए, 10 में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होगा, अच्छा यहाँ से अगर टेन स्क्वायर थीटा लिखें तो टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। बस इस दोनों का इस्तेमाल यहाँ पर होगा। देखिए यहाँ पर है सेक स्क्वायर थीटा -1, यानी इसके जगह पर क्या लिखाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पर होगा सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पर क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ तो आपका 10 बन गया, अब यहाँ पर भी आपको 10 बनाना है। तो यहाँ से इस सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर आप लिख सकते हैं 1 + टेन स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पर लिखिएगा आप लोग 1 + टेन स्क्वायर थीटा और इंटू में क्या है, टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से क्या कर दिया, आप दोनों को मल्टीप्लाई, यानी टेन स्क्वायर इससे भी मल्टीप्लाई होगा और टेन स्क्वायर इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 10 का पावर 4 थीटा, यानी यही आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। यानी टेन स्क्वायर थीटा प्लस 10 का पावर 4 थीटा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, शाखा दिया है 3579, इसका बारंबारता क्रमांक क्या है, x - 2, x + 2, x - 3 और x + 3। यदि इसका मान अगर 6.5 है तो हमको x का मान निकालना है। यानी इस क्वेश्चन में हमको x का मान निकालना है, x का मान क्या होगा। हाँ, तो यहाँ से अगर n का वैल्यू देखें, यहाँ से देखिए n बराबर क्या होगा, x - 2 और x + 2, x - 3 और x + 3। ठीक है, ये मेरा हमको दे दिया n का वैल्यू। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से अगर इसका माध्य निकालना होगा तो इसका माध्य क्या होगा, यानी यहाँ पर बोला है कि जो शाखा है वो क्या है, इसका बारंबारता दिया हुआ है, यानी इसका जो है हमको बारंबारता दी, यानी फ्रीक्वेंसी हमको दे दिया और इसका माध्य हमको गिवन है, तो हमको x का वैल्यू निकालना है। यानी इस बारंबारता की जगह पर इसको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। यानी यहाँ पर x - 2 की जगह पर क्या आएगा, 3 आएगा, यानी 3 × x - 2 प्लस 5 × x + 2 इंटू में यहाँ पर क्या आएगा, +7 × x - 3 और यहाँ पर +9 × x + 3। ठीक है, और नीचे में क्या आएगा, माध्य बराबर क्या होता है, इन समों का योग बटा में क्या, n, यानी नीचे में क्या आएगा आपका, जितना भी टर्म है, यानी नीचे में आएगा आपका 4x। और क्वेश्चन में एक और चीज़ गिवन है, आपको माध्य दे दिया कितना, 6.5, यानी n का वैल्यू, यानी इसका माध्य क्या है, 6.5। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इसका क्या निकालना है, x का वैल्यू। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, 6.5 बराबर सबको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई करिए, यानी 3x - 6 प्लस यहाँ क्या होगा, 5x + 10, 5x + 10, फिर यहाँ क्या होगा, 7x - 21, यानी 7x - 21, फिर यहाँ क्या होगा, 9x + 27, यानी कि 9x + 27, और नीचे में क्या आएगा आपका, नीचे में आपका 4x, तो 4x रहेगा। अब यहाँ से क्या करिएगा आप लोग, बस यहाँ से सिर्फ ऐड करना है,
यानी यहाँ क्या होगा 3x प्लस 5x 8x प्लस 7x 15x और 15x प्लस 9x कितना हो गया आपका 24x प्लस। अब यहाँ देखिए यहाँ पर आपका है माइनस प्लस 10 और प्लस 27 यानी कि प्लस का 37 और यहाँ से आपको क्या मिलेगा माइनस का 21 और माइनस का 6 यानी माइनस का 27 यानी यहाँ पर आपको मिलेगा प्लस का 10 और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 4x। हाँ तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको 6.5। बस इसको आपको सॉल्व करना है यानी इसको अगर सॉल्व करेगा तो क्या होगा यहाँ से अगर इसको डेसिमल अगर नीचे ला दे तो क्या होगा तो चलिए इसको लिखते हैं यानी यहाँ से क्या होगा आपका 6.5 इंटू में 4x बराबर होगा किसके 24x प्लस 10 के। अब देखिए यहाँ से क्या करिए हाँ तो यहाँ से अगर इसको काटिएगा तो नीचे 10 आएगा यानी यहाँ से आपका होगा 5 दूना 10 और ये 13 बार में ठीक है। फिर ये 2 से कटेगा ये 5 टाइम और ये 5 से कटेगा 12 टाइम यानी यहाँ से x का जो वैल्यू है यानी 4x बराबर क्या मिल गया आपको 12 मिल गया तो यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा 12/4 यानी x का वैल्यू क्या मिलेगा 3 मिलेगा यानी इस क्वेश्चन का x का मान क्या हो जाएगा आपका 3 यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है बिंदु 3,2 और -3,2 दोनों अव्यवस्थित हैं यानी दोनों जो है वो किस कोऑर्डिनेट में स्थित है। ऑप्शन में क्या है y अक्ष पर x अक्ष के दोनों ओर x अक्ष पर और x अक्ष के एक और यानी इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे करिएगा तो इस क्वेश्चन में आपको इसका क्या करना होगा ग्राफ बनाना होगा तो ग्राफ बनाकर आप क्या करिएगा इसको बना सकते हैं। तो चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये मेरा x एक्सिस हो गया और ये मेरा क्या हो गया y एक्सिस ये मेरा क्या हो गया इसका ओरिजिन। अब देखिए यहाँ से हमको क्या करना है पॉइंट प्लॉट करना है यानी इसको मान लीजिए 1 2 3 4 -1 -2 -3 और यहाँ पर क्या -4 नीचे में मिले लीजिए -1 -2 और -3 और ऊपर में क्या 1 2 और 3 और 4। बस ये मेरा क्या हो गया नीचे ये वाला मेरा x एक्सिस हो गया और ये मेरा y एक्सिस ये मेरा x डैक्स और ये मेरा y डैक्स। अब कौन कौन सा पॉइंट दिया हुआ है पॉइंट आपको दिया है 3,2 यानी 3,2 क्या होगा यानी 3,2 जो होगा वो x पर हमको 3 इकाई चलना होगा और y पर 2 इकाई यानी 3,2 कुछ यहाँ पर होगा 3,2। उसके बाद एक और पॉइंट क्या दिया है -3,2 यानी x की तरफ हम लोग माइनस की ओर जाना है यानी -3 यहाँ हो गया और प्लस के 2 यानी यहाँ पर ये क्या हो गया -3,2। बस इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करिए हाँ इस दोनों पॉइंट को अगर ज्वाइन करिएगा तो यहाँ से क्या मिलेगा यानी इसको अगर ज्वाइन करिएगा तो ज्वाइन करने पर आपको हाँ ये मेरा हो गया 3,2 और ये मेरा हो गया -3,2 यानी यहाँ पर इसके ज्वाइन करने पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्या बोला ऑप्शन नंबर ए वाई अक्ष पर ये मेरा क्या है वाई अक्ष पर नहीं है ये मेरा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन में क्या बोला एक शख्स के दोनों ओर यानी एक शख्स के दोनों साइड ये भी ऑप्शन मेरा क्या होगा रॉन्ग होगा ठीक है। ऑप्शन नंबर सी मेरा एक शख्स पर ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर यानी एक अक्ष के एक और यानी एक एक्सिस के ऊपर दोनों लाइन क्या कर रहा है लाइन कर रहा है यानी एक एक्सिस के ऊपर दोनों लाइन क्या कर रहा है लाइन कर रहा है यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमांश 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है यानी हमको क्या दिया है आयत का लंबाई यानी लंबाई क्या है आपका लंबाई दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और इसका चौड़ाई क्या है
10 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ गुना ब्रेथ, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। यानी यहाँ पर इसका आयत का क्षेत्रफल क्या होगा आपका, L गुना B, यानी यहाँ पर 15 गुना 10 कितना आ गया, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी आयत का लंबाई क्या हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये सब कुछ बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, प्रथम 10 अभाज्य संख्या का माध्यिका क्या होगा। यानी हमको फर्स्ट 10 अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, इस अभाज्य संख्या की अगर बात करें तो अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। तो हमको बोला है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्या। तो यहाँ से देखिए स्टार्ट करिए। 2 मेरा क्या है, अभाज्य संख्या, 2 3 5 7 11, 11 के बाद आएगा आपका 17 19 23 और 29, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी ये मेरा क्या हो गया, प्रथम 10 अभाज्य संख्या हो गया। यानी प्रथम 10 अभाज्य संख्या क्या हो गया मेरा, हाँ, यानी 2 3 5 7 11 17 19 23 और 29। तो यहाँ पर भी आप 26 लिख लीजिए, 26 और 29। यानी ये मेरा क्या हो गया, प्रथम 10 अभाज्य संख्या हो गया। उसके बाद हमको इसका माध्यिका निकालना है। यानी माध्यिका बराबर क्या जानते हैं हम लोग, फॉर्मूला। माध्यिका के लिए सबसे पहले हम लोग n का वैल्यू देखते हैं। यानी n मेरा क्या है, ऑड है या फिर क्या इवन है। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि n बराबर 10, यानी 10 मेरा क्या है, एक सम संख्या है। इस केस में माध्यिका का फॉर्मूला होता है n बटा दुआ पद प्लस में n प्लस 1 बाई दुआ पद। ये मेरा क्या होता है, माध्यिका का फॉर्मूला। तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या है, 10 है, यानी 10/2 यानी कि 5वां पद प्लस 6ठा पद। बस इस दोनों को जोड़ देना है। यानी 5वां पद क्या हो जाएगा मेरा, 7 हो जाएगा। 5वां पद 11 और 6ठा पद क्या, 17। यानी यहाँ से इन दोनों को अगर जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, यानी यहाँ पर आपका माध्यिका मिलेगा 11 प्लस 17। यानी यहाँ से आपको माध्यिका क्या मिल गया आपका, 28। यानी यहाँ से आपको माध्यिका क्या मिलेगा, 28। यानी इस ऑप्शन का करेक्ट आंसर क्या होगा, 28। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, k का किस मान के लिए समीकरण x + 2y - 3 बराबर 0 हो और 5x - ky बराबर 7 का कोई हल नहीं है। यानी इस क्वेश्चन में हमको दो समीकरण दिया हुआ है, x + 2y - 3 बराबर 0 और 5x + ky + 7 बराबर 0। अब देखिए, अगर हम दो समीकरण को हल करते हैं तो हमको कितना केस देखने को मिलता है। यानी अगर हम दो समीकरण को अगर सॉल्व करें तो उसमें हमको कितना केस देखने को मिलता है। तो यहाँ से देखिएगा, अगर आप इसे दो इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करिएगा तो इसमें आपको ओवरऑल 3 केस देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी पहला आप सॉल्व करिएगा तो आपको मिलेगा यूनिक सोल्यूशन, यानी उस समीकरण का क्या हो, एक ही सोल्यूशन हो। दूसरा केस में क्या मिलेगा आपको, नो सोल्यूशन, यानी उस समीकरण का एक भी सोल्यूशन ना हो। और तीसरा केस में आपको मिलेगा इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, यानी इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, यानी उस समीकरण का अनंत हल हो सकता है। यूनिक सोल्यूशन का कंडीशन क्या था, a1/a2 जो है वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1/b2 के। ये मेरा क्या था, यूनिक सोल्यूशन का केस था। उसी तरह से अगर नो सोल्यूशन की बात करें तो इसका कंडीशन था a1/a2 जो होगा वो बराबर होगा किसके, b1/b2 के, और नॉट इक्वल टू क्या होगा, c1/c2 के। तो ये मेरा था अगर मेरा सॉल्यूशन एक भी ना हो उसका कंडीशन। और अगर हम इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें मेरा कंडीशन क्या बदल था, a1/a2 जो होगा वो बराबर होगा किसके, b1/b2 के,
और बराबर होगा C1/C2 के। तो ये आपका हो गया तीनों केस। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, समीकरण का कोई हल नहीं है। तो अगर इस समीकरण का कोई हल नहीं है तो कौन सा कंडीशन लगेगा, सेकेंड वाला। यानी सेकेंड वाला कंडीशन क्या है, A1/A2 जो होगा वो बराबर होगा B1/B2 के, और नॉट इक्वल टू क्या होगा, C1/C2। बस A1 A2 का वैल्यू पुट करिए। यानी A1 के जगह पर आपका 1, A2 के जगह पर आपका 5, यह बराबर होगा किसके, B1/B2 यानी कि 2/K, और नॉट इक्वल टू क्या होगा, C1/C2 यानी कि 3 -3/7। बस अब यहाँ से बस इस दोनों कंडीशन को ले लीजिए आप लोग, और यहाँ से आपको K का वैल्यू मिलेगा। यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो K का वैल्यू क्या मिलेगा आपका 10। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको क्या मिलेगा, 10, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, यानी 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है, समीकरण 4x + 3y बराबर a है, और यदि x बराबर अगर 1 और y बराबर अगर 2 हो तो a का मान क्या होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। हमको एक समीकरण दे दिया 4x + 3y बराबर है, और हमको क्या दिया, x का वैल्यू भी दे दिया और y का वैल्यू भी दे दिया। तो अगर इस समीकरण में हम लोग x का वैल्यू और y का वैल्यू पुट कर दे तो यहाँ से आपको a का वैल्यू मिल जाएगा। यानी x के जगह पर आप लोग 1 पुट करिएगा और y की जगह पर 2। यानी यहाँ क्या मिलेगा, 4 + 6 बराबर a। यानी यहाँ से a का वैल्यू क्या मिल गया, 10। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा का मूल्यांकन कीजिए। यानी कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा को हम लोग सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या है, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन मिले आप लोग को क्या करना है, कन्वर्जन करना है। यानी कॉस, यहाँ पर कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा, इंटू में सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा। यानी ऊपर में क्या मिला, 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आगे क्या कैसे करना है, तो यहाँ से आप लोग को एक आइडेंटिटी पता होगा। आइडेंटिटी क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। ये आइडेंटिटी आप लोग को अभी तक याद हो गया होगा। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखते हैं, तो इस 1 के जगह पर हम लोग ये वाला बात लिख सकते हैं। यानी ऊपर में 1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या है आपका, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बस अब यहाँ से क्या करना है, यानी एक बार क्या लेना है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर ये वाला टर्म, और एक बार कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर ये वाला टर्म। यानी यहाँ पर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस यहाँ क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बस अब यहाँ से साइन स्क्वायर से एक साइन कैंसिल होगा, सिमिलरली यहाँ से कॉस स्क्वायर से एक कॉस कैंसिल होगा। यानी यहाँ पर ऊपर में मिलेगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, प्लस यहाँ पर मिलेगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, ये आपका होता है टेन थीटा, प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, ये आपका होता है कॉट थीटा। यानी इसका वैल्यू क्या मिलेगा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। यानी यही आपका आंसर होगा, यानी टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी में है आपका कॉस थीटा प्लस टेन थीटा, और ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन है डायरेक्ट आप लोग क्या करिए, कन्वर्ट करके बनाइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो कार्मिक सम संख्या का एचसीएफ क्या होगा। यानी अगर हम दो लगातार सम संख्या का अगर एचसीएफ निकालें, यानी उसका मौसा निकालें, तो उसका मौसा क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दो संख्या मान लेते हैं 2 और 4। अगर इसका एचसीएफ निकालना होगा तो 2 से 4 को क्या लगाएंगे, डिवाइड, यानी 2 दूना 4, यानी इसका एचसीएफ क्या हो गया, 2 हो गया। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल ले, 10 और 12, तो इसका एचसीएफ भी क्या होगा, 2 होगा। यानी 10 से कम 10। यानी जब भी आप दो लगातार सम संख्या का
यानी दो कोई भी सम संख्या ले उसका क्या होता है, हमेशा एचसीएफ क्या होता है, 2 होता है। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से किसका विस्तार अनंत है। यानी चारों ऑप्शन में हमको बताना है कि किसका विस्तार अनंत है यानी इनफाइनाइट है। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, रेखा। ऑप्शन नंबर बी में आपका समतल। ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी। और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए की बात करें, यानी रेखा क्या होता है। रेखा को हम लोग दोनों तरफ इनफाइनाइट एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी रेखा का कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, इसको दोनों तरफ इनफाइनाइट हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर समतल की बात करें तो समतल भी मेरा क्या होगा, इनफाइनाइट जा सकता है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी ए एंड बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन में है, यदि बहुपद x³ माइनस प्लस 4x² माइनस px प्लस 8 अगर x माइनस 2 से अगर इसको पूर्णतः विभाजित करना है तो p का मान क्या होगा। यानी हमको एक समीकरण दिया है x³ प्लस 4x² माइनस px प्लस 8। अगर इस समीकरण को अगर x माइनस 2 से अगर पूर्णतः विभाजित करना है तो p का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को दो तरीका से कर सकते हैं, एक तो आप डिवाइड करिए या एक तो आप x का वैल्यू पुट करिए। और डिवाइड करिएगा तो ये आपका लॉन्ग मेथड हो जाएगा। अगर यहाँ पर अगर ये x माइनस 2 से अगर ये पूर्णतः विभाजित है, यानी x माइनस 2 जो इस समीकरण का अगर फैक्टर है तो x बराबर 2 क्या होगा, यानी x का वैल्यू अगर 2 डालें तो ये समीकरण का क्या होगा, रूट होगा। बस, यानी इस समीकरण में आपको x का वैल्यू 2 रखिएगा तो यहाँ से आपको p का वैल्यू मिल जाएगा। यानी यहाँ से क्या होगा, 2 का क्यूब प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस p इंटू 2 प्लस 8, यानी 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 कितना हुआ 16 माइनस 2p प्लस 8। यानी यहाँ से क्या होगा आपका 32 बराबर, अगर इस माइनस 2p को अगर उधर भेजे तो क्या बनेगा, प्लस का 2p, यानी 2 से कटेगा 16 टाइम। यानी यहाँ से आपको p का वैल्यू क्या मिलेगा, 16। यानी p का वैल्यू क्या मिला, 16। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्या का योग। यानी हमको फर्स्ट और नंबर का हमको योग निकालना है। तो देखिए अगर हम प्रथम 20 विषम संख्या का अगर योग निकाले तो देखिए इसका योग आप लोग दो तरीका से निकाल सकते हैं। एक क्या कर सकते हैं, प्रथम 20 संख्या को लिखिए और उन सबको ऐड कर दीजिए। एक और तरीका क्या है, यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए। यानी जब भी आपको अगर विषम संख्या का अगर योग पूछे तो इसमें लगाना है आपको n², यानी n जितना दिया रहे उसका स्क्वायर करना है। यानी 20 का स्क्वायर, यानी 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। यानी अगर हम प्रथम 20 विषम संख्या का अगर योग निकालेंगे तो कितना आएगा, 400। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोला है कि यदि किसी आवृत्ति वितरण का माध्यिका निम्न में से सहायता का ग्राफ निकालना जा सकता है। यानी अगर हम किसी भी आवृत्ति का अगर माध्यिका निकालें यानी उसका मीडियन निकालें तो मीडियन निकालने के लिए हमको ऑप्शन में किनके सहायता के माध्यम से हम लोग ग्राफ निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है त्वरण, ऑप्शन नंबर बी में है आयाचित्र, ऑप्शन नंबर सी में है बारंबारता बहुपद और ऑप्शन नंबर डी में है मेरा बारंबारता वर्ग। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर सी और डी तो नहीं होगा, यानी बारंबारता बहुपद और बारंबारता वर्ग नहीं होगा। ऑप्शन नंबर अगर ए और बी में बात करें तो इसमें अगर आपको अगर माध्यिका निकालना होगा तो इसमें आपको हेल्प कौन करता है, आपको त्वरण। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, हाँ 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, संख्या 2, 4, 4, 5 और 12 निम्न में से सही क्या है। यानी हमको चारों ऑप्शन को देख कर बताना है कि इन चारों में सही क्या है। ऑप्शन में बोला है कि माध्य बराबर माध्यिका हो, बहुलक बराबर माध्यक हो और माध्य बराबर बहुलक हो और बहुलक
ग्रेटर देन क्या हो, माध्य हो। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ में हम लोग तीनों निकालना होगा। सबसे पहले माध्य निकालना होगा, उसके बाद उसका माध्यिका निकालना होगा और उसका बहुलक निकालना होगा। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि ऑप्शन कौन सा सही है। तो सबसे पहले इसका अगर 2, 2, 4, 5 और 12 का अगर माध्य निकाले तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, जितना टर्म दिया गया उसका सम करिए, यानी 2 + 2 + 4 + 5 + 12 और नीचे में क्या जितना टर्म है, यानी बचा में 5। यानी इन सबको अगर ऐड करिएगा तो 2, 2, 4, 4, 6, 10, 10, 5, 15 और 15 और 12 27, यानी 27/5। यह आपका क्या निकला, माध्य निकला। सिमिलरली अगर हम माध्यिका निकालें तो माध्यिका के लिए हम लोग देखते हैं n का वैल्यू क्या है, यानी यहाँ पर n का वैल्यू 5 है, यानी 5 मेरा क्या है, एक विषम संख्या। तो विषम संख्या वाला केस में मेरा माध्यिका का फॉर्मूला क्या हो जाता है, n + 1/2 पद, यानी यहाँ पर क्या होगा 5 + 1/2, यानी कितना 6/2, यानी माध्यिका क्या होगा, तीसरा पद। तो इसमें देखिए तीसरा पद कौन सा है, ये मेरा हो गया पहला पद, ये मेरा दूसरा पद, ये मेरा तीसरा पद, यानी यहाँ से माध्यिका क्या मिल गया आपको, 4 मिल गया। यहाँ से आपको माध्य पता चल गया और यहाँ से आपको माध्यिका पता चल गया। अब देखिए अब हमको बहुलक निकालना है, तो सबसे आसान जो है वो आपका है बहुलक, यानी मोड निकालना सबसे आसान है। देखिए कैसे हमको दिया है 2, 4, अगर इसका अगर टेबल बनाए, यानी यहाँ लिखिए 2, 4, 5 और 12। अब देखिए 2 कितना बार आया है, 2 बार, 4 1 बार, ये भी 1 बार, ये भी 1 बार, यानी यहाँ पर हम लोग एक टेबल बना दिए। अब देखिए मॉड क्या होता है, मॉड कैसे निकालते हैं हम लोग देखते हैं कि किसका फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है, यानी किसका बारंबारता सबसे अधिक है, वही मेरा क्या कहलाता है, मॉड। यानी यहाँ दिख रहा है कि हमको 2 का बारंबारता सबसे अधिक है, यानी इसका बहुलक क्या होगा, इसका बहुलक होगा 2। बस अब यहाँ से हमको माध्य पता चल गया, माध्यिका पता चल गया और बहुलक पता चल गया। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में है माध्य बराबर है माध्यिका का, ये मेरा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन में है बहुलक बराबर माधक, यानी मेरा बहुलक हो गया और माधक क्या हो गया, यानी सेकेंड ऑप्शन भी आपका क्या होगा, रॉन्ग होगा। अगर थर्ड ऑप्शन की बात करें, माध्य ग्रेटर देन बहुलक, यानी बहुलक बड़ा होगा माध्य से, माध्य कितना आया 27/5, यानी ये मेरा आएगा 5 पॉइंट समथिंग, ठीक है। और मेरा बहुलक क्या आया 2, यानी यहाँ पर ये बोल रहा है थर्ड ऑप्शन, ये 5.1 जो है वो बड़ा है 2 से, ये मेरा ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है, यानी ऑप्शन नंबर सी भी आपका रॉन्ग है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी माध्य जो होगा वो बहुलक से क्या होगा, बड़ा होगा, यानी माध्य कितना है 5.1 इज ग्रेटर देन 2, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 21 छात्रा का माध्य भार 21 किग्रा है, यानी कि 21 स्टूडेंट का, यानी 21 स्टूडेंट का आपको माध्य भार दे दिया, यानी उसका वेट दे दिया कितना है 21 किलो। फिर आगे क्या बोला है, तथा उनमें से एक 21 किलो वाले भार वाले छात्र को अगर हटा दिया जाए तो उसका छात्र का हटाने पर बने समूह का माध्य भार ज्ञात करना है। यानी क्वेश्चन में बोला है कि मेरे पास 21 स्टूडेंट है, 21 स्टूडेंट का माध्य भार कितना है 21 किलो। अगर हम 21 किलो वाले छात्र को अगर हटा दें तो हमको बताना है कि माध्य भार बराबर क्या होगा, यानी हमको माध्य भार निकालना है। हाँ, तो यहाँ से इसका माध्य भार क्या होगा, यानी यहाँ से लिखेंगे माध्य भार बराबर, देखिए पहले कितना था 21 स्टूडेंट, यानी पहले था आपका 21 स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाय 21 स्टूडेंट था, उसका माध्य भार कितना था 21, और बाद में क्या हुआ आपका स्टूडेंट 20 हो गया, यानी 20 इंटू 21, बस यानी 21 का स्क्वायर क्या होगा आपका 441, और अगर 20 इंटू 21 करिएगा तो ये आपको मिलेगा 420,
ठीक है। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करिएगा तो यहाँ से आपको मिलेगा 21 किलो। यानी क्वेश्चन में क्या बोला कि मेरे पास 21 छात्र है, उसका माध्य भार क्या है 21 किलो। अगर 21 छात्र में से अगर एक छात्र को अगर घटा दे तो हमको उसका माध्य भार ज्ञात करना है। तो पहले था 21 स्टूडेंट, उसका माध्य भार क्या था 21, उसमें से हम लोग घटा दिए 20 का, तो यहाँ से क्या मिला इसका माध्य भार, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हाँ देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या है, लास्ट क्वेश्चन में बोले हमको बताना है 1 + tan थीटा इंटू सेक थीटा इंटू में 1 + cos थीटा माइनस सेक कॉसेक थीटा का मान क्या होगा। यानी हमको वैल्यू बताना है 1 + tan थीटा इंटू में सेक थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 + cos थीटा माइनस कॉसेक थीटा, हमको इसका वैल्यू बताना है। तो आपको क्या करिए साइन कॉस में तोड़ दीजिए, यानी यहाँ पर क्या होगा आपका 1 + tan को लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या होगा सेक को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय, इसको भी क्या करिए साइन कॉस में तोड़ दीजिए, यानी 1 + cos थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा। अब यहाँ से क्या करिए आप लोग, यहाँ से अगर इसका एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम क्या होगा कॉस थीटा, यानी यहाँ से क्या होगा, यहाँ ऊपर में मिलेगा आपको कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ऊपर में ये वाला चीज़ मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर साइन थीटा अगर एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा, ऊपर भी मिलेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अगर इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, ऊपर में आपका बनेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 और मल्टीप्लाई में होगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1, और नीचे में अगर दोनों को अगर मल्टीप्लाई करिएगा यानी क्या होगा कॉस थीटा इंटू, नीचे में आपका बनेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। हो गया यहाँ तक। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर, यहाँ से क्या होगा ऊपर में आपको दिख रहा होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यानी इतना चीज़ को अगर एक साथ लीजिएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक फॉर्मूला बन रहा है, यानी ये वाला चीज़ आपको दिख रहा होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को आप लोग ए मानिए और इस 1 को बी, यानी ए प्लस बी, और यहाँ पर क्या है ए माइनस बी, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यहाँ पर होगा कॉस स्क्वायर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी के जगह पर क्या है 1, यानी यहाँ पर क्या होगा 1 का स्क्वायर। बस अब यहाँ से क्या करिए आप लोग इसको ब्रेक कर दिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी यहाँ पर क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, यानी 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ माइनस 1। अब यहाँ से क्या होगा, और नीचे में क्या है आपका, नीचे में है आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, यानी यहाँ पर क्या होगा आपका 1 प्लस यहाँ क्या बचा आपका ऊपर में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी यहाँ पर बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1, और नीचे में क्या बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ से क्या होगा -1 से +1 कैंसिल, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैंसिल, यानी यहाँ से आपको क्या मिलेगा 2, यानी इसको सॉल्व करने पर आपको क्या मिला 2, यानी यही इसका क्या होगा आंसर।
यानी इसका आंसर क्या होगा 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू में 1 + cot थीटा - cot थीटा का मान क्या होगा 2। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग टोटल क्या किए 23 क्वेश्चन किए। तो 23 क्वेश्चन में आप लोग कितना अपने से कर सकते हैं ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगला सेट के साथ। तब तक के लिए सब लोग मन लगा कर पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।